वेलकम बैक टू द चैनल। अभी तक हमने नेशनल इनकम बहुत स्पीड से किया। इतनी बड़ी यूनिट को सिर्फ 5 वीडियोस में कवर किया। सेम एडीएस के साथ करेंगे। इतनी बड़ी यूनिट जिसमें अपने आप ही 3 चैप्टर्स आते हैं, उनको भी हम ट्राई करेंगे जितनी मिनिमम वीडियोस में कवर कर सके। अभी तक मेरा टारगेट है 4 वीडियोस का। लेट्स सी कब तक कवर कर सकते हैं। एडीएस आपके एग्जाम्स में अप्रॉक्सीमेटली 12 मार्क्स की आती है, इंक्लूसिव ऑफ थियरी प्लस न्यूमेरिकल्स। तो 12 मार्क्स सिक्योर करने हैं कम से कम टाइम में। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एडीएस पूरे चैप्टर को 3 हिस्सों में बाइफरकेट करते हैं। एक बेसिक कंसेप्ट्स जो हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं और होपफुली नेक्स्ट वीडियो के मिड तक। सेकेंड विल बी रिगार्डिंग इक्विलिब्रियम एंड मल्टीप्लायर एंड थर्ड विल बी आर डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड। तो हमारे पास ये 3 चैप्टर्स हैं जो हमें कवर करने हैं इन एडीएस। 100% क्वेश्चन आता है, 5 मार्क का भी आएगा, 4 का भी आएगा, एमसीक्यूज भी आएंगे। वी वांट टू सिक्योर देम, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बट अगर आपने अभी तक नेशनल इनकम की वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वो देखो, क्योंकि उन्हीं के बेसिक से हम क्या करेंगे, एडीएस को डिराइव करेंगे। क्योंकि एडीएस यूनिट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन मैक्रो कांसेप्ट्स, तो वहां से आपको 4 सेक्टर्स, 4 फैक्टर्स, ये सब चीजों की नॉलेज होना जरूरी है। तो गो बैक एंड वॉच नेशनल इनकम वीडियोस फर्स्ट और फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो एक प्रॉमिस आप सबके लिए, कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा। रिवीजन में सब कुछ कवर करेंगे फ्रॉम बेसिक टू डिटेल। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है एडी क्या होता है और इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो मैं आपको ब्रीफ वर्ड्स में याद कराता हूँ, उससे आप जल्दी याद कर पाओगे। एडी का मतलब एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, सम या समेशन। तो जब मैं कंट्री के अंदर ऑल कंज्यूमर्स की बात करूं, ऑल फाइनल गुड्स और सर्विसेज की बात करूं, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एडी की बात कर रहे हैं। मतलब कंट्री में जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो सब, कंट्री के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं। अब इसी फाइनल के लिए मैंने आपको नेशनल इनकम करने के लिए कहा था, क्योंकि हम सिर्फ फाइनल गुड्स कंसीडर करते हैं, इंटरमीडिएट नहीं करते। तो कंट्री के अंदर जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो सब, जितनी भी कंट्री में फाइनल गुड्स और सर्विसेज बने, उन सब के लिए कितना विलिंग है खर्च करने को, विलिंग टू स्पेंड, उन सब का सम टोटल एट अ गिवन इनकम लेवल। एक इनकम के लेवल पे कितना खर्च करना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर रेफरेंस में होता है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसे क्या बोलते हैं, एडी। तो एडी की डिफाइन क्या करेंगे बेटा, 4 वर्ड से याद रखना, कंज्यूमर्स, फाइनल गुड्स सर्विसेज, विलिंगनेस, लेवल ऑफ इनकम और पीरियड ऑफ टाइम। तो एडी की डिफाइन बनती है, इट रेफर्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर व्हिच all the consumers in an economy are willing to spend on all final goods and services at a given level of income during a given period of time। एडी की डिफाइन है। अब एडी के कंपोनेंट्स क्या बनते हैं, तो उसके लिए समझेंगे कि ये स्पेंड मतलब खर्चा की बात हो रही है। हमने पढ़ा है पहले कि हमारे पास 4 सेक्टर्स होते हैं जो खर्चा करते हैं। कौन कौन से, हाउसहोल्ड्स, हाउसहोल्ड्स के बाद सेकंड क्या आती है, फर्म्स, देन कम्स गवर्नमेंट, और फाइनली कौन आता है, एक्सटर्नल सेक्टर आता है। तो हम इन्हीं चारों के खर्चे की बात कर रहे हैं। तो जब कंपोनेंट्स की बात होगी तो एडी के 4 खर्चे करने वालों के 4 कंपोनेंट्स बनते हैं। हाउसहोल्ड्स अपना सारा पैसा किस पे खर्च करते हैं, कंजम्पशन पे। कैपिटल सी मतलब कंजम्पशन। इसके अंदर हर तरीके की कंजम्पशन आती है जो भी प्राइवेट हाउसहोल्ड घर पे अपने कर सकते हैं। गाड़ी खरीद रहे ले लो, स्कूटर खरीद रहे कंसीडर करो, वॉशिंग मशीन कंसीडर, कपड़े कंसीडर, घर कंसीडर, सब कुछ इसमें कंसीडर होगा। गॉट इट। नेक्स्ट आता है हाउसहोल्ड्स के बाद फर्म्स। फर्म्स किस पे खर्च करती है, सारा इन्वेस्टमेंट पर। तो आई आता है नेक्स्ट कंपोनेंट। देन आता है आपका गवर्नमेंट। हमने पढ़ा है गवर्नमेंट 2 तरीके की, या तो पीएसयू या जनरल गवर्नमेंट। जनरल गवर्नमेंट का काम वेलफेयर पे होता है, मतलब कंजम्पशन, और पीएसयू का काम कैपिटल गुड्स पे होता है, मतलब इन्वेस्ट। बट हम यहाँ पर दोनों को कंसीडर करते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जी। और एक्सटर्नल सेक्टर किस पे खर्च करता है, एक्सपोर्ट्स पे। हम नेट करते हैं जो हमने उस पर खर्च किया, मतलब इंपोर्ट्स पे।
तो लास्ट पार्ट आता है नेट एक्सपोर्ट्स। ये एडी के 4 कंपोनेंट्स बनते हैं, सी, आई, जी और एन ई। अब पेपर में एक्सप्लेन करना आएगा तो क्या लिखोगे, देखो कंजम्पशन मतलब हम अपने खर्चे की बात करते हैं। हमारा खर्चा किस पे डिपेंडेंट है, इनकम के लेवल पे डिपेंडेंट है। जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा हमारा खर्चा। इसका मतलब इसका पॉजिटिव रिलेशन है किसके साथ, इनकम के साथ। बट ये इनकम कौन सी, डिस्पोजेबल। इस वाईडी के लिए हम क्या बोलते हैं, या तो आप इसको नेशनल इनकम बोल लो या फिर आप इसको डिस्पोजेबल इनकम बोल लो, दोनों का मतलब सेम होता है। तो इन्वेस्टमेंट हमारा नेक्स्ट खर्चा आता है, जिसके लिए हम अपनी इकोनॉमिक्स में थियरी मान के चलते हैं। क्या मानते हैं, क्या आपने कभी ये रियलाइज किया कि जितने बड़े बड़े बिलियनियर्स होते हैं जो ये स्कैम करते हैं, उनके केस में क्या होता है कि वो कभी भी कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो पहले बैंक से बोरो करते हैं, इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉफिट हुआ तो रखेंगे, इंटरेस्ट पे कर देंगे, नहीं हुआ पैसा डूब गया तो भाग गए, है ना। स्कैम्स में हमने ये सुना है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है, क्या निकलता है कि कंट्री में जब भी इन्वेस्टमेंट होती है कोई अपनी पॉकेट से नहीं करता, विच मीन्स इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हुआ कि वो पहले बैंक से बोरो करेगा, फिर इन्वेस्ट करेगा, और इन्वेस्टमेंट के बाद कहीं जाके बैंक से क्या किया बेटा, उसने बोरो करके फिर इन्वेस्ट किया। अब ये बोरो किस पे करेगा, आरओआई पे। आरओआई किसे बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब सपोज करो बैंक 6% के इंटरेस्ट पे लोन दे देती है, 8 करते चलो इसको, बैंक 8% के इंटरेस्ट पे लोन दे देती है, तो इन्वेस्टमेंट सपोज 100 करोड़ की हुई। अगर ये 8 की जगह 10% हो जाए, विच मीन्स इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो इन्वेस्टमेंट भी वो क्या करना चाहेगा, कम। क्यों, क्योंकि पहले 6-8% का आपको लोन मिल रहा था, उस लोन की कीमत बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग बढ़ गया, तो आप इन्वेस्टमेंट्स क्या कर दोगे, कम। तो यहाँ से एक डिसीजन क्या निकलता है, इन्वेस्टमेंट्स हैव नेगेटिव रिलेशन विद आरओआई। या आरओआई कौन सा है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट। तो गलती से भी इसको रिटर्न मत समझ लेना बेटा, ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है कि आपने जो पैसा लगाया उस पर आपने कितना खर्च किया। बाकी हमारे पास ये दोनों फैक्टर्स हैं, गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट्स। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके सिलेबस में 2 सेक्टर इकोनॉमी पे ज्यादा फोकस है, इन दोनों पे नहीं है, क्योंकि रिवीजन है तो इतना डिटेल नहीं करेंगे। मैं एक हिंट दे देता हूँ कि गवर्नमेंट आपका वेलफेयर मोटिव प्लान करती है, तो जितना ज्यादा गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी में वेलफेयर को बढ़ाना चाहती है वो उतना ज्यादा खर्च करती है। नेट एक्सपोर्ट्स आपकी कंट्री के मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पेस्टल थियरी जो आपने अपने बिजनेस में पढ़ा है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ये वाले फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो नेट एक्सपोर्ट्स उस पर डिपेंड करते हैं। बट हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आने वाले चैप्टर्स में एक एडी का सिंपल मॉडल मान के चलेंगे, जिसमें केवल कौन होगा, 2 सेक्टर इकोनॉमी। तो ओपन इकोनॉमी में 4 फैक्टर्स, क्लोज इकोनॉमी में 3 फैक्टर्स, और 2 सेक्टर इकोनॉमी में केवल 2 फैक्टर्स। हमारी अजम्पशन में केवल 2 फैक्टर्स, सी और आई। अब आपने माइक्रो मैक्रो का जब भी डिफरेंस पढ़ा था तो उसमें हमने ये क्या पढ़ा था कि माइक्रो पढ़ेंगे तो मैक्रो कांस्टेंट, मैक्रो पढ़ेंगे तो माइक्रो कांस्टेंट। ऐसा क्यों करते हैं, आप एक फैक्टर जब भी पिक करते हो तो वो बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं, हम सबको इकट्ठा नहीं पढ़ सकते, तो हमें क्या करना पड़ता है मजबूरी में, एक फैक्टर का दूसरे फैक्टर से रिलेशन पढ़ने के लिए बाकी सबको कांस्टेंट मानना पड़ता है। सेम ही यहाँ पे कर रहे हैं, हमें एडी का सी से रिलेशन करना है, चेक, क्योंकि कंजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो हम इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट मान लेते हैं। कांस्टेंट मानने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एक बार लगाते हैं, तो यहाँ से ये आई क्या बन जाएगा, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस का मतलब इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट का मतलब कि ये किसी उस फैक्टर से डिपेंड नहीं करेगा जिससे कंजम्पशन डिपेंड कर रही है, विच मीन्स अगर यहाँ पे अपनी अंडरस्टैंडिंग में इनकम हम लेकर चलेंगे कि इनकम के बढ़ने पे कंजम्पशन बढ़ेगी, तो हम ये मानते हैं कि इनकम के बदल जाने से इन्वेस्टमेंट पे कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को हमने क्या मान लिया, इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो पूरे के पूरे टॉपिक का एक क्रक्स निकलता है क्या, AD इज इक्वल टू C प्लस आई। और अगर AD की डिफाइन पूछते हैं, ये AD के कंपोनेंट्स पूछते हैं, तो ये 4 एक्सप्लेनेशन में ये पैटर्न और ये पैटर्न। दिस वाज फर्स्ट टॉपिक। अब AD का आपसे कभी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन पूछा जाए तो क्या लिखते हैं उसमें, देखो तो एडी की डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में हम एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाते हैं उनको, जिसके अंदर हमेशा आने वाले टॉपिक्स में भी डायग्राम्स आएंगे। तो यहाँ पे हम इनकम,
प्लॉट करते हैं और यहाँ पे हम एडी को प्लॉट करते हैं, जिसमें दो पैरामीटर्स आएंगे सी और आई का। अब एडी हमेशा एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, क्यों है? सी प्लस आई की वजह से। अब ये क्या कहता है, देखो आपकी इकोनॉमी में इनकम नहीं है, तब भी आप अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ कंज्यूम जरूर करते हो। एग्जाम्पल एक बैगर की बात करते हैं, उसकी कोई कमाई नहीं है, फिर भी वो क्या करता है, अपनी लाइफ को चलाने के लिए मांग कर खाए, पुराने पैसों में से सेव करके उनको यूज करें, चाहे कैसे भी करें। इनकम के जीरो होने पर भी अपनी लाइफ को चलाने के लिए हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं, विच मीन्स इनकम का लेवल जीरो भी हो जाए तब भी आपकी कुछ ना कुछ खर्चा कंट्री के अंदर चल रहा होता है। ये खर्चा कहाँ से आता है? पुराने पैसे को डिसेव करके, डिसेव का मतलब उस पैसे की सेविंग्स को नेगेटिव करके, नेगेटिव मतलब उससे निकालना, ठीक है। दूसरा किसी से बोरो करके, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, एडी इसके पॉइंट्स बता रहा हूं बेटा, एनालिसिस भी याद रखना। पहला, जब y जीरो होता है तब भी एडी क्या होता है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है। क्यों होता है? एक सी बार की वजह से। बेटा ये स्मॉल सी है और हम जो यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल सी है, तो मैं इसको क्लैरिफाई कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। स्मॉल सी के ऊपर बार का मतलब भी सेम ऑटोनोमस हुआ। क्यों? इनकम के लेवल पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब इनकम हो चाहे ना हो, मैं तो ये कंज्यूम करूंगा क्योंकि मुझे अपने जीवन को चलाने के लिए ये खर्चा करना ही करना है। विच मीन्स कि कम से कम कुछ अजम्पशन लेके चलेंगे कि कुछ ना कुछ आप खर्च करोगे, विच इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है। तो एडी के स्टार्टिंग पॉइंट पे एडी पॉजिटिव होता है सी बार की वजह से, प्लस आई बार तो हमने कांस्टेंट माना ही है। तो एक तरीके से अगर ये मेरा आई बार है और ये मेरा, सॉरी ये पैरेलल बनेगा बेटा एडी के, ये मेरा सी है, तो हम कहेंगे बेटा ये पोर्शन आई बार और ये पोर्शन सी बार। आई को पैरेलल इसमें ऐड कर दिया, तो जो ये वर्टिकल गैप आ रहा है ये किसके इक्वल आएगा? आई बार के इक्वल आएगा। डन, फर्स्ट। सेकंड आता है एडी कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोपिंग का क्या मतलब होगा कि इसका स्लोप पॉजिटिव है, विच मींस इनकम के बढ़ने पर, इनकम के बढ़ने पर एडी भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव। क्या मतलब इसका कि जितना ज्यादा तुम अर्न करोगे उतना ज्यादा तुम खर्च करोगे, जायज है। तो इनकम जितनी बढ़ती जाएगी उतना हमारा खर्चा भी बढ़ता जाएगा। देन थर्ड आता है, लास्ट पॉइंट लिखेंगे बस इसको, कि एडी इज डिपेंडेंट ऑन कंजम्पशन, विच मींस देखो एडी में दो पैरामीटर्स हमने अभी लिए थे सी और आई बार। आई बार तो कांस्टेंट मान लिया, तो एडी किस पे डिपेंडेंट है? अभी के लिए सी पे डिपेंडेंट है, तो जितना ज्यादा सी बढ़ेगा उतना एडी भी बढ़ेगा। ऊपर से एडी और सी का आपस में क्या है? पैरेलल, व्हिच मींस दोनों का स्लोप क्या होगा? सी। आने वाले टॉपिक्स में हम ये समझेंगे कि कंजम्पशन का स्लोप क्या होता है, तो जो भी कंजम्पशन का स्लोप होगा वही किसका स्लोप बनेगा? एडी का स्लोप बनेगा। देन दिस वाज अबाउट फर्स्ट टॉपिक व्हिच इज टर्म्ड एज एडी। आई होप दिस इज क्लियर। जब हम ये पूरा कर लेंगे तो हम इसके अंदर शेड्यूल करेंगे सबसे एंड में। उस शेड्यूल से मैं आपको ये समझाऊंगा कि सब कुछ एक ही शेड्यूल से किया जा सकता है, ठीक है। सो आई होप एडी क्लियर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एएस। तो जैसे हमने अभी एडी वाइंड अप किया, नेक्स्ट पर आते हैं एएस, व्हिच मींस एग्रीगेट सप्लाई। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है बट बहुत रेलेवेंट है। क्या कहते हैं ये? एग्रीगेट सप्लाई ये कहता है कंट्री के अंदर, सेम लॉजिक्स, ऑल प्रोड्यूसर्स विलिंग कितना है टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एट इनकम लेवल ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बस। तो अगर आप इसको डिफाइन की फॉर्म में लिखोगे तो क्या बनेगा? इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ ऑल final goods and services which all the producers in an economy are willing to produce at a given level of income during a given period of time। ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट क्या आता है बेटा? सबसे पहले ये याद रखो, हम एडी और एएस दोनों किसकी बात कर रहे हैं? विलिंग, विच मीन्स ये सिर्फ प्लान है, इसका मतलब अभी एक्चुअल उन्होंने नहीं बनाया। तो क्या हम एक एक्सियम मानते हैं, हमने पढ़ा भी है ये बात, कि एक पर्सन का खर्चा दूसरे पर्सन की क्या बनती है? इनकम, है ना। ऐसे ही एक कंट्री के अंदर अगर 100 रुपए का सामान बना तो 100 रुपए की ही इनकम होगी और 100 रुपए का ही क्या होगा? खर्च होगा, है ना। बट ये कब होता है? जब रियल में होता है, एक्चुअल हो चुका है। बट ये क्या है? सिर्फ प्लान है, विच मीन्स
अगर मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि मैं कंट्री में 100 रुपये का सामान बनाऊंगा, अगर वो बन गया तो 100 रुपये का सामान हुआ, 100 रुपये की इनकम हुई और 100 रुपये का खर्च हुआ। अभी बना थोड़ी है, ये क्या है, पोटेंशियल है, सिर्फ प्लान है, एक्चुअल नहीं है। विच मीन्स ये हो सकता है एडी के इक्वल भी आ जाए, हो सकता है एडी से कम भी आ जाए, और हो सकता है एडी से ज्यादा भी आ जाए। यही 3 सिचुएशंस हम सेकंड चैप्टर में कवर करते हैं। तो अभी के लिए जो हम करेंगे वो सिर्फ क्या करते हैं, प्लान करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आती है, खर्चे का हमें पता नहीं, क्यों, क्योंकि ये इक्वल नहीं होगा, जरूरी नहीं है। लेकिन हमें ये तो पता है, अगर उसने ये भी प्लान किया कि वो 100 रुपये का आउटपुट बना रहे हैं, कि वो एक साल में 100 रुपये का सामान बनाना चाहते हैं, तो ये तो जायज और ये क्लियर है कि 100 रुपये का सामान बनेगा तो ये 100 रुपये 4 लोगों में बटेंगे। किस किस में, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर में। ये तो हमें देखो स्टार्टिंग से ही पता है कि चाहे कंट्री में एक्चुअल हो चाहे प्लान हो, जितने का सामान बनेगा उतने की तो इनकम होनी होनी है। उसमें से वो खर्च कितना करे वो डिपेंड करेगा, है ना, कि सेव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या कहते हैं कि 100 रुपये का जो आपने सामान बनाया वो उसमें से 25 रुपये लैंड को रेंट मिल जाएगा, लेबर को 25 रुपये की वेजेस मिल जाएंगी, कैपिटल को 25 रुपये का इंटरेस्ट मिल जाएगा, और एंटरप्रेन्योर को 25 रुपये का प्रॉफिट मिल जाएगा। इट सिंपली सेज अगर मैं सबको ऐड कर दूं तो 100 रुपये की क्या बन गई, कंट्री की नेशनल इनकम। ये तो कंट्री की इनकम बन गई, विच मीन्स इनकम और आउटपुट ये तो इंटैक्ट रहेंगे। इसमें से वो खर्च कितना कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा कि उन्होंने कुछ सेव किया या नहीं किया, या फिर इसमें से उन्होंने सारा का सारा खर्च कर दिया, है ना। अब पॉइंट यहाँ पर सेम बात पे आता है, अगर ये मेरे लिए एग्रीगेट सप्लाई था और ये मेरे लिए इनकम थी, अगर ये दोनों इक्वल है तो क्या हम इसे ये कह सकते हैं कि एएस और वाई हमेशा इक्वल होंगे, यस। और y किसके इक्वल होता है, c प्लस एस के, कि या तो आप उसको खर्च करोगे या फिर आप उसको सेव करोगे। तो मेरे पास सेकंड इक्वेशन बनती है फॉर द चैप्टर ये, कि as y के इक्वल और y किसके इक्वल होता है, c प्लस एस के। फर्दर हमने इससे पहले क्या पढ़ी थी बेटा, ad इज इक्वल्स टू c प्लस i। ये दो इक्वेशंस हैं जो हमने अभी तक की है, ठीक, होपफुली यहाँ तक क्लियर। अब इसका डायग्राम देखिए, अगर हम तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, सब कुछ इन रेफरेंस टू इनकम लेवल पढ़ा जाता है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, यहाँ पे हम इनकम का लेवल प्लॉट करते हैं और यहाँ पे हमें एएस प्लॉट करना है। अब हर पॉइंट पे एएस और वाई तो इक्वल है, व्हिच मींस अगर वाई की वैल्यू 100 है तो एएस भी 100 होगा, ये 200 है तो ये भी 200 होगा, एंड सो ऑन। तो जब आप पॉइंट्स को प्लॉट करोगे तो वो कुछ आपको इस तरीके की लाइन देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एएस और इनकम कर्व। अब क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस सेम है, ये और ये सेम है, तो हर पॉइंट पे आपका जो डिस्टेंस आएगा वो क्या बनेगा, सेम बनेगा। तो एक तरीके से अगर मैं देखूं इस पहले क्वाड्रेंट को, ये क्या करता है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में बाइफरकेट करता है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के तो सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। ये पूरा एंगल कितने का था, 90 क्वाड्रेंट में। जब दोनों इक्वल हुए तो हाउ मच इट विल गेट, 45। तो हम इसको जो बोलते हैं वो क्या बोल देते हैं, 45 डिग्री लाइन बोल देते हैं। तो एएस कर्व को 45 डिग्री लाइन भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसके हर लेवल पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। एक ट्रिक क्वेश्चन आता है यहाँ से, मैं ये क्लास में बहुत पूछता हूँ, स्लोप ऑफ एएस कर्व क्या होता है। लेट्स सी आप कितना इसको एनालाइज कर पाएंगे। किसी भी कर्व का स्लोप का फॉर्मूला होता है, किसी भी कर्व का, चेंज इन y एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन x एक्सिस। अब देखो y एक्सिस में चेंज कितने का हो रहा है, 100, और x एक्सिस में चेंज कितने का हो रहा है, अगेन इसकी वजह से 100। तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमेशा सेम चलेंगे तो स्लोप हमेशा क्या आएगा, 1। मैथमेटिकली अगर बच्चे कर सकते हैं तो उनको ये बात पता है कि कर्व के स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा। थीटा मतलब जो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कोई भी कर्व एंगल बना रहा है, which means अगर मैं tan थीटा भी लगाना चाहूँ तो tan 45 will also give you बस। तो ये आपका एएस का डाउट। तो यहाँ पे आपके एडी और एएस के बेसिक कांसेप्ट्स कवर होते हैं। अब हम कर रहे हैं कंजम्पशन और सेविंग का, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों, उनसे बेस्ड आपकी डेरिवेशंस आती है। डेरिवेशन का मतलब कंजम्पशन से सेविंग कैसे निकालोगे, सेविंग से कंजम्पशन कैसे निकालोगे, बट दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो कौन बताता है, देखो कंजम्पशन इज डिपेंडेंट ऑन सेविंग, सेविंग इज डिपेंडेंट ऑन कंजम्पशन,
तब तक जब तक आपके पास y है, विच मीन्स ये जो 45 डिग्री लाइन है ना, देखने में तो हमें बड़ी छोटी सी और इजी कंसेप्ट लग रहा है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? यही 45 डिग्री लाइन है जो C और S के बीच का एक रिलेशन एस्टेब्लिश करके आपको ये हेल्प करती है, अगर आपको कंजम्पशन गिवन है तो सेविंग निकाल लो, सेविंग गिवन है तो कंजम्पशन निकाल लो। तो यहाँ से हमें एक पॉइंट पता चला, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि 45 डिग्री लाइन की सिग्निफिकेंस क्या है, वो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो आपको ब्रेक इवन पॉइंट अभी हम कर रहे हैं, उसके अलावा कंजम्पशन और सेविंग के बीच के रिलेशन को एस्टेब्लिश करने में मदद करता है कि कंजम्पशन कब y से ज्यादा है, कब y से कम है और कब y के इक्वल है, विच मीन्स कब सेविंग्स नेगेटिव, कब सेविंग्स जीरो और कब सेविंग्स पॉजिटिव बनेगी। अभी करते हैं, डोंट वरी, मैं हूं ना, अभी स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं बेटा कंजम्पशन फंक्शन। होपफुली ये सारा क्लियर है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पेपर में इतना सारा क्या करेंगे, कैसे आएगा, क्या क्वेश्चन बनता है, तो डोंट वरी, अभी तक हमने जितना किया उससे केवल दो क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? फर्स्ट डिफाइन एडी कर लिया हमने, उसी के कंपोनेंट्स पूछ लेते हैं, हो गया, और कुछ नहीं आता उसमें से, ठीक है, रेलेवेंट भी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं बनता। डन, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, इस टॉपिक से क्या आता है, हाउ कैन यू से दैट एएस इज ऑलवेज इक्वल टू इनकम, बस वो भी हमने अभी डिस्कस किया था। इसके अलावा यहाँ तक हमने जितना कवर किया कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं बनता। एक छोटा सा ट्रिक क्वेश्चन और आता है 45 डिग्री लाइन की सिग्निफिकेंस पे, वो भी हमने डिस्कस किया। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में करा देता हूँ। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। सपोज ये आ जाए आपके पास क्वेश्चन और ये आ गया बस सीधा 5 मार्क में, कंजम्पशन फंक्शन का स्लो कंसेप्ट बताइए। तो सबसे पहली की बात समझ लो, क्लियरली अपने माइंड में बिठा लो, हमने 3 ही फंक्शंस किए अभी तक, या करेंगे जस्ट इसमें, मतलब हमने डिस्कस कर लिया वो 3, अब यहाँ पे डिटेल में करेंगे। कौन कौन से? एक तो C कंजम्पशन फंक्शन, एक S सेविंग फंक्शन और एक I इन्वेस्टमेंट फंक्शन। क्यों? देखो आप सोच के देखो, एक AD किया हमने जिसमें दो पैरामीटर्स आए C और I, एक AS किया जो Y के इक्वल था जिसमें भी दो पैरामीटर्स है C और S। देखा जाए तो इन तीनों का डिपेंडेंस किस पे है? इन 4 टर्म्स पे, 4 में से 2 तो सेम ही है, तो हमारे पास क्या बचा? C, S और I। तो बच्चे हम यहाँ पे सिर्फ 3 के बारे में डिटेल करेंगे। अब फर्स्ट चैप्टर में जितना भी पोर्शन बच गया वो यही 3 टॉपिक्स हैं, एक कंजम्पशन फंक्शन, एक सेविंग फंक्शन और एक इन्वेस्टमेंट फंक्शन, और कुछ भी नहीं है फर्स्ट चैप्टर में। खत्म, स्टार्ट करते हैं, एक एक करके करेंगे बेटा। सबसे पहले कंजम्पशन, एक एक करके रिपीट हैं इनको। कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, ये इसका सबसे पहला पार्ट बनता है। दिस इज नॉट एन इक्वेशन, ये सिर्फ एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? कि कंजम्पशन आपकी इनकम पे क्या करता है? डिपेंड करता है, जिसको अलजेब्रिक लीनियर इक्वेशन में हम एक्सप्रेस करेंगे थोड़ी सी देर में। अब पेपर में जब आएगा आप कैसे स्टार्ट करोगे? यहीं से कि C इज इक्वल्स टू एफ बाई, जिसमें C का मतलब कंजम्पशन, F का मतलब कोई फंक्शनल रिलेशनशिप और Y का मतलब इनकम है। तो हमारे पास ये 3 पार्ट्स बनते हैं कि कंजम्पशन, फंक्शन और इनकम है। अब ये लिखोगे कैसे? देखो आप इसको एक्सप्रेस इस तरीके से करेंगे, ड्रॉ दिस डायग्राम बीनीथ एक्स एक्सिस, यहाँ पे आप इनकम का लेवल प्लॉट करते हो और यहाँ पे क्या करते हो? कंजम्पशन करते हो, ठीक है। लिसन वेरी केयरफुल, दिस इज आवर पॉजिटिव स्लोपिंग कंजम्पशन कर्व, ये हमने जस्ट अभी से पहले वाले टॉपिक में भी कवर किया था। तो आप इसके एनालिसिस में क्या क्या पॉइंट्स लिखेंगे, तो हम 5 पॉइंट्स इसके कवर करेंगे कि आपको इसके एनालिसिस में क्या क्या 5 पॉइंट्स लिखने हैं, बड़े ध्यान से समझना। फर्स्ट, हमेशा स्टार्टिंग के बारे में लिखो। स्टार्टिंग का मतलब होता है कि कंजम्पशन कर्व हमेशा पॉजिटिव y एक्सिस से स्टार्ट होता है, इस पार्ट को हम y इंटरसेप्ट भी बोल देते हैं, जिसका मतलब c बार होता है, याद रखना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरी इनकम का लेवल 0 है, जिसका मतलब कि मैं अपनी कंट्री के अंदर कुछ भी नहीं कमा रहा हूँ, तब भी मैं अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए कुछ ना कुछ खर्च जरूर करूंगा, विच मीन्स ये जो इनकम का लेवल है कंजम्पशन पे, मतलब 0 लेवल है, ये जो कंजम्पशन का लेवल है ये क्या है? इनकम से इंडिपेंडेंट है, कमाओ चाहे ना कमाओ इतना तो खाना ही खाना है पेट भरने के लिए, विच मीन्स ये चीज क्या कहलाती है? ऑटोनोमस कंजम्पशन, स्मॉल सी बार, ठीक है। अब इसको हमने क्या कहा? y इंटरसेप्ट का, इंटरसेप्ट एक मैथमेटिकल टर्म है, विच मीन्स कर्व कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ऑन y एक्सिस और x एक्सिस। तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? y एक्सिस से, इसलिए y इंटरसेप्ट। अगर ये ओरिजिन से स्टार्ट होता तो हम कहते दोनों का इंटरसेप्ट नहीं है। इन केस ये x एक्सिस से स्टार्ट होता,
ये नहीं कि क्रॉस करके पीछे चला जाए, स्टार्ट हो रहा होता तो हम ये कहते हैं कि इसका एक्स इंटरसेप्ट बनता है। तो अभी करिए कंजम्पशन कर्व की स्टार्टिंग क्या है, पॉजिटिव सी, विच मीन्स आपकी कम से कम इनकम के लेवल जीरो पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव कंजम्पशन जरूर होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन। सेकंड पॉइंट, स्लोप लिखो हमेशा। स्लोप का मतलब क्या है, y और c के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, जिसका मतलब क्या हुआ, इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी, इनकम कम तो कंजम्पशन भी कम। तो स्लोप अपवर्ड स्लोपिंग आएगा पिन पॉजिटिव। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आप कंजम्पशन भी बढ़ाना स्टार्ट करोगे। रियल इकोनॉमी में ऐसे ही होता है, अगर आप अपनी इनकम से लगा के चलो कि मेरी इनकम बढ़ती जा रही है तो मैं उसमें खर्च भी तो ज़्यादा करूँगा, जायज़ है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक पॉइंट है कि इनकम के बढ़ने पे कंजम्पशन तो बढ़ती है, बट चेंज इन इनकम और चेंज इन कंजम्पशन को कंपेयर किया जाए तो चेंज इन कंजम्पशन हमेशा चेंज इन इनकम से या तो इक्वल या उससे कम होती है। व्हिच मींस कि आप इनकम के बढ़ने पे खर्च तो करते हो, लेकिन अगर आपकी इनकम 100 से बढ़ी तो आप इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन सिर्फ 100 तक करोगे, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, ये रूल होता है, मतलब ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है वैसे तो। उसके अलावा एक पॉइंट के बाद जब तक इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन बढ़ती है, बट आफ्टर अ पॉइंट, एक ऊपर के पॉइंट पे जाने के बाद पीपल स्टार्ट सेविंग, लोग क्या करने लग जाते हैं, सेव करने लग जाते हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि कंजम्पशन फॉल करेगी ना, ये तो कहीं पे भी नहीं कहा। हमने क्या कहा, इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी, बट ऊपर जाने के बाद राइज इन कंजम्पशन राइज इन इनकम से कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। व्हिच मींस अगर स्टार्टिंग में 100 रुपए से इनकम आपकी बढ़ी तो आपने 100 रुपए से कंजम्पशन भी बढ़ा दी, क्योंकि स्टार्टिंग में आप अपनी नेसेसिटीज को पूरा करने में लगे हुए। जिस दिन आपकी नेसेसिटीज पूरी होगी, अब क्या चाहिए हमें, लग्जरीज, तो वो लग्जरीज भी पूरी हो जाएंगी धीरे धीरे। अब अगर आपकी इनकम और 100 रुपए से बढ़ गई, नेसेसिटी हो गई, लग्जरी हो गई, अब आप अपना रूटीन एक्सपेंडिचर करोगे, विच मीन्स एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद आप कंजम्पशन को और नहीं बढ़ाते, ज्यादा बढ़ेगी तो तब भी, बट एट अ स्लो पेस। विच मीन्स एक पॉइंट पे जाने के बाद आपकी इंक्रीज इन कंजम्पशन कंपैरेटिवली कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट से हम करेंगे बेटा रिलेशन, किसका, इनकम कर्व का कंजम्पशन कर्व से। इनकम कर्व कौन सी थी, ये तो अभी पढ़ा है हमने, 45 डिग्री लाइन। तो हमारे पास ये 45 डिग्री लाइन है जिसमें तीन केसेस बने। इस पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट से पहले कंजम्पशन ज्यादा थी, इसके बाद कंजम्पशन कम थी, और इस पॉइंट पे कंजम्पशन इक्वल थी। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, लाइफ लॉन्ग याद रखना हमेशा, बिजनेस में भी काम आएगी, जॉब्स में भी। ये क्या है, जितना खर्च किया उतना ही तो कमाया था, तो क्या बचाया, कुछ भी नहीं, तुमने सारा उड़ा दिया, तो सेविंग्स कितनी हो गई, जीरो। व्हिच मींस इस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। व्हिच मींस जितना कमाया उतना उड़ा दिया, तो तुमने सेविंग्स कुछ नहीं की, देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, गॉट इट, ना आपने कुछ बचाया ना आपने कुछ गवाया, आपने जितना कमाया वो सब उड़ाया, राइम बन गई। तो यहाँ पे पॉइंट यही आता है बेटा, तीन पैरामीटर्स हम ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इनिशियल स्टेज पे हमेशा कंजम्पशन इनकम से ज्यादा होती है। क्यों, अपने से लगा के चलो, अभी हमारी इनकम कुछ भी नहीं है, बट हम खर्च कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम अपने पेरेंट्स से बोरो कर रहे हैं या वो हमारे लिए खर्च कर रहे हैं, कंजम्पशन है, इनकम नहीं है। एक पॉइंट आएगा जहाँ पे हम ये कहते हैं कि बस ना मैं अपने पापा और मम्मी से लेता हूँ ना मैं उनको देता हूँ, विच मीन्स कि हम इनकम जितनी कर रहे हैं उतना ही क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो ये हमारा ब्रेक इवन बना। फिर आएगी मौज, क्या, कंजम्पशन कम और इनकम ज्यादा, जिसपे आप पॉजिटिव सेविंग स्टार्ट करते हो, ये कहा जाती है आपके पेरेंट्स के पास। तो यहाँ पे ये तीन पैरामीटर्स इसके बनते हैं। तो कंजम्पशन फंक्शन के 5 पॉइंट्स बने बेटा, पहला स्टार्टिंग पॉइंट, सेकंड स्लोप क्या होगा, थर्ड आपके ये तीनों पार्ट्स। सो दिस वाज अबाउट कंजम्पशन फंक्शन। कभी भी पेपर में कंजम्पशन फंक्शन आता है, हम उसको हमेशा उसकी प्रोपेंसिटी के साथ लिख के छोड़ते हैं। ये प्रोपेंसिटी क्या बना है, तो प्रोपेंसिटी होता है टेंडेंसी या बिहेवियर, बिहेवियर या टेंडेंसी, कि लोग क्या करना चाहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, टेंडेंसी। तो हमारे पास दो तरीके की प्रोपेंसिटीज होती हैं, एक होती है एमपीसी और एक होती है एपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देन अब मार्जिनल नाम अपने नाम से एक वर्ड देता है एडिशनल, इसको देखो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं।
मैं आपको कहता हूँ इनकम का लेवल 100 था तो तुम खर्च करे थे 80, इनकम का लेवल 200 हो गया तो तुम खर्च करने लग गए से 150। इनकम के 100 रुपए बढ़ने से तुमने कितने की कंजम्पशन बढ़ा दी, ये कौन बताता है, एमपीसी बताता है, एडिशनल कितना किया या इंक्रीमेंट। तो अगर इनकम 1 रुपए से बढ़ेगी तो कंजम्पशन कितने से बढ़ी, 70 डिवाइड बाय 100 विच मींस 0.7 और 70%। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अब यहाँ पे एमपीसी का फॉर्मूला बना बेटा चेंज इन सी, ट्रायंगल का मतलब डेल्टा, डेल्टा का मतलब चेंज अपॉन चेंज इन वाई। तो एमपीसी का मतलब होता है चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। बढ़ी हुई इनकम या एडिशनल या इंक्रीमेंटल इनकम का कितना परसेंट आप अपनी कंजम्पशन पे खर्च कर रहे हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एमपीसी बोलते हैं। तो एपीसी क्या है बेटा, देखो एमपीसी तो चेंज की बात कर रहे हैं, बट अगर मैं कहूँ 100 रुपए की कमाई पे 80 खर्च हो रहा था तो 1 रुपए की कमाई पे कितना खर्च हो रहा होगा, 0.8। ये 0.8 क्या हमारे लिए एपीसी। तो एमपीसी तो हो गया चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, जबकि एपीसी क्या है, पूरा सी अपॉन पूरा वाई, सिर्फ इतना डिफरेंस है। तो अगर मैंने आपको कहा 70% ऑफ इंक्रीज्ड इनकम इज कंज्यूम्ड, तो ये तो बन गया आपका एमपीसी। बट अगर मैं आपको कह दूं कि सब कुछ सेम है, इंक्रीज वर्ड नहीं है, 70% ऑफ इनकम इज कंज्यूम्ड, तो ये क्या बन जाएगा, एपीसी। तो हमारे पास एमपीसी का फॉर्मूला होता है चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, और इसका होता है सी अपॉन में। अब रूल क्या याद रखना, सिर्फ खत्म करते हैं आज का इतना पोर्शन, सेविंग और इन्वेस्टमेंट फंक्शन नेक्स्ट में करेंगे, और उसके अंदर मैं आपको इसके कुछ इक्वेशंस डेरिवेशन समझाऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी नेक्स्ट, तो उसको तो स्किप मत करना एटलीस्ट, विल डू इट जस्ट इन द राइट वे। ठीक है, अब इसके अंदर पॉइंट्स क्या आते हैं, देखो बहुत सिंपल है, सी कभी जीरो नहीं होगा। देखो क्यों, इनकम का लेवल जीरो पे भी वो पॉजिटिव, आगे तो वो बढ़ ही है, नीचे कभी आएगा नहीं, तो हमेशा ऊपर जाएगा, हमेशा पॉजिटिव जाएगा, विच मीन्स ये कभी जीरो ही नहीं हो पाएगा। तो कभी सी जीरो नहीं होगा और सी कभी भी नेगेटिव भी नहीं होगा। नेगेटिव कंजम्पशन पॉसिबल भी कैसे, मतलब आप सोच के देखो कि मैं दुकान पे जाऊंगा, सामान खरीदूंगा, पैसे वो ही मुझे दे देगी, ये चीज तो नहीं होती, तो कंजम्पशन ना नेगेटिव होती ना ही जीरो। इट मीन्स जब सी और कभी जीरो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो क्या सी के जीरो होने ना होने पर एबीसी जीरो हो सकता है, नहीं। दूसरा, सी नेगेटिव नहीं होगा तो ये भी नेगेटिव नहीं होगा, तो एबीसी हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो हम कहते हैं जीरो से लेकर इंफिनिटी तक रहेगा, जीरो पे ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट कर्व वाला होता है, जिसका मतलब होता है कि वो नॉट इंक्लूडेड है, जीरो नहीं आएगा। जबकि एमपीसी का फॉर्मूला होता है से चेंज इन से अपॉन चेंज इन वाई, जो 0 से 1 क्लोज ब्रैकेट होते हैं, कि 0 भी आ सकता है 1 भी आ सकता है, और 0 1 के बीच में रहेगा, कभी उसे ऊपर नहीं जाएगा। ये क्यों, देखो 0 से समझते हैं, एमपीसी में चेंज इन सी और चेंज इन वाई है, दोनों में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव है ना, कि इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी। जब दोनों में पॉजिटिव है तो एक के बढ़ने पे दूसरा कम हो पाएगा नहीं, दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे। तो अगर चेंज इन वाई पॉजिटिव है तो चेंज इन सी भी पॉजिटिव, चेंज इन वाई नेगेटिव है तो चेंज इन सी भी नेगेटिव, व्हिच मींस ऊपर और नीचे साइन हमेशा सेम आएगा, साइन सेम कट गए, क्या बच गया, पॉजिटिव। इसका मतलब एमपीसी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है ना। तो मैंने आपको अभी क्या समझाया कि एमपीसी की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं होगी तो मिनिमम कहां से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स जीरो से, इंटीजर नहीं नॉन इंटीजर सब आते हैं इसमें, तो जीरो से स्टार्ट होगी। अब 1 तक क्यों जाएगी, तो ये देखो मैंने आपको समझाया था, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि मैं अपनी कंजप्शन को उतने से ही बढ़ाता हूँ जितनी मेरी इनकम बढ़ रही है, हम कभी उस इंक्रीज इनकम को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाते, उसका रूल होता है, मतलब साइकोलॉजिकल फैक्ट है। तो जब न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा या उसके इक्वल रहेगा तो फाइनल आंसर 1 से बड़ा कभी नहीं आएगा। तो ये याद रखना कि एमपीसी की वैल्यू 0 से 1, एपीसी की वैल्यू 0 से इंफिनिटी, इट कैन बी 0, इट कैन नेवर बी 0। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट कंजम्पशन फंक्शन। तो इफ यू हैव क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स अप टिल नाउ, इसी तरीके से हम सब कुछ आगे कवर करेंगे। मैं इसको क्लास में बहुत डिटेल में और लंबे टाइम में कराता हूँ, बट अभी के लिए रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं। इफ यू वांट इट्स डिटेल्ड नोट्स हम वो भी कर सकते हैं ट्राई बाद में, बट अभी के लिए कंजम्पशन फंक्शन ये बनता है। अभी हमारे पास कुछ टॉपिक्स बचे हैं फर्स्ट चैप्टर से, देन सेकंड एंड थर्ड। मैं कोशिश करूंगा कि 2 से 3 न्यूमेरिकल्स आपको करा दूं एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ आपके लिए अटैच कर दूं, ताकि आप उसको इजीली प्रैक्टिस कर सकें और एक अच्छा स्कोर बिल्ड कर सकें। टिल देन डोंट वरी, बहुत आराम से हो जाएगा। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट
काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं नेक्स्ट वीडियोस को और भी इंटरेस्ट से और भी डिटेल से बना सकूं, ताकि मुझे ये भी आइडिया हो कि बच्चे एक्चुअली उसको देख भी पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। बट सूनर और लेटर आपको ये रियलाइज होगा कि ये सब सिंपल ईजीएस्ट लैंग्वेज में ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकता है। तो डरना बंद कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन वैसे भी नहीं है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल एज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे। स्टे ट्यून्ड।